हेलो भाई, 41 वैल्यू मेंबर्स, कैसे हो आप। चलो आज का टॉपिक रहेगा हमारा डाइसेकेराइड का। डाइसेकेराइड सबसे पहले आगे के जो लेक्चर नहीं देखे पहले एक बार उसको रिवाइज कर लीजिएगा। उसमें हमने एपीमर्स पढ़ा था, एनोमर्स पढ़ा था। एनोमर्स में हमने ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, रिबोज, डिओक्सीरिबोज वो सब हमने पढ़ लिए थे। आज हेडिंग लगा दीजिएगा सबसे पहले डाइसेकेराइड। चलो हेडिंग लगा दीजिएगा डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड में सबसे पहले हम सुक्रोज की बात करते हैं। चलो सबसे पहले तो डाइसेकेराइड किसको कहा जाता है। डाइसेकेराइड जो है पहले तो किसको कहा जाता है, C12H22O11 जिसकी कॉमन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C12H22O11। उसका यदि हाइड्रोलाइसिस कर दे हम, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडिया या तो इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, इसका यदि हाइड्रोलाइसिस करें हम, तब इसमें से 2 मोल्स मोनोसेकेराइड C6H12O6 प्लस C6H12O6 यदि हमें 2 मोनोसेकेराइड मिल जाए तब उसको हम डाइसेकेराइड कहते हैं। 2 मोनोसेकेराइड तब इसको हम डाइसेकेराइड बोलेंगे। ये जो मॉलिक्यूल है जिसकी कॉमन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो डाइसेकेराइड की है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट। डाइसेकेराइड में सबसे पहले आपको जो पढ़ना है इस लेक्चर में वो सिमला पढ़ना है। सिमला क्या मीनिंग है सिमला का? सिमला का मतलब है S मतलब सुक्रोज, M मतलब माल्टोज एंड L मतलब लैक्टोज। ये 3 पढ़नी है आपको। सुक्रोज पढ़ना है, माल्टोज पढ़ना है, एज वेल एज लैक्टोज पढ़ना है। सबसे पहले ये सुक्रोज में से क्या मिलता है, माल्टोज में से क्या मिलता है, लैक्टोज में से इसका हाइड्रोलाइसिस से 2 इक्विवेलेंट मैंने जो बोला ना मोनोमर्स मिलते हैं, वो एक्चुअली मिलते कौन कौन से हैं वो सबसे पहले आपको पढ़ना है। चलो सबसे पहले हम हेडिंग लगाते हैं। हेडिंग नहीं, एक काम करते हैं, सबसे पहले इन शॉर्ट में आपको बता दूं, सुक्रोज जो है ना, सुक्रोज वो सिर्फ और सिर्फ डेक्स्ट्रो ही होता है और उसका एक ही सुक्रोज एक ही होता है। माल्टोज में ऐसा नहीं। माल्टोज में 2 तरीके के माल्टोज होता है, अल्फा माल्टोज, बीटा माल्टोज। लैक्टोज में भी अल्फा लैक्टोज, बीटा लैक्टोज, मगर इसमें अल्फा बीटा जैसा कुछ नहीं होता। सुक्रोज होता है। सुक्रोज का यदि हमने हाइड्रोलाइसिस कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ H3O+, या तो सुक्रेज एंजाइम या तो इन्वर्टेज एंजाइम। अब इन्वर्टेज का मीनिंग क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। इन्वर्टेज एंजाइम, इससे सुक्रोज में से जो हमें मिलता है, सबसे पहले सुक्रोज और जो सब है वो है क्या एक्चुअली, ये डाइसेकेराइड है ना। इसका कॉमन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C12H22O11 रहता है। इसका यदि हाइड्रोलाइसिस या तो एंजाइम कैटालाइटिक हाइड्रोलाइसिस करे इसका, तब इसमें से क्या मिलेगा हमें। अब इसमें से C6H12O6 प्लस C6H12O6 मिलेगा। अब ये जो दोनों है, दोनों मोनोसेकेराइड है। यदि वो सुक्रोज है, ये जो यदि डाइसेकेराइड है वो सुक्रोज है, यदि सुक्रोज है फिर उसके हाइड्रोलाइसिस से अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज ये मिलेगा। अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रुक्टोज मिलेगा हमें। ठीक है, चलो ये तो फर्स्ट हुआ, सुक्रोज की बात हुई। अब सेकंड, मान लो हमें सुक्रोज के जैसे डाइसेकेराइड जो है माल्टोज का यदि, अब माल्टोज में सबसे पहले अल्फा माल्टोज होता है और बीटा माल्टोज भी होता है। अल्फा माल्टोज एज वेल एज बीटा माल्टोज दोनों होता है। अल्फा माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस किया या H3O+ से, या तो उसका एंजाइम माल्टोज के लिए माल्टेज एंजाइम, इससे यदि हमने हाइड्रोलाइसिस कर दिया तब माल्टोज में से मिलेगा हमें अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज प्लस
अल्फा डी ग्लूकोज, ये दोनों मिलेगा। चलो अब यदि ये माल्टोज से जो बीटा है, यदि ये बीटा माल्टोज है, तब इसके हाइड्रोलाइसिस से माल्टेज, यही लिखा है मैंने, पहला स्ट्रक्चर जो हो फिक्स रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, प्लस इसमें चेंजेस होगा बीटा डी ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, यदि ये अल्फा है तब ये अल्फा रहेगा, यदि ये बीटा है तब ये बीटा रहेगा, मगर पहला वाला जो हो फिक्स रहेगा। कौन सा रहेगा फिक्स? वो अल्फा डी ग्लूकोज ही रहेगा। फर्स्ट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये दोनों अल्फा डी ग्लूकोज ही रहेगा। स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करेगा तब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मगर ये जो दोनों है ना, इसमें अल्फा है तब वो सेकंड वाला अल्फा मिलेगा, ये बीटा है तब ये सेकंड वाला बीटा मिलेगा। मैं पहला वाला जो है वो दोनों में फिक्स ही रहेगा, अल्फा डी ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिएगा। जैसे हमने माल्टोज की बात की, वैसे हम लैक्टोज की बात करें यदि, तब देखिएगा अल्फा लैक्टोज, इसका हाइड्रोलाइसिस H3O+ या तो लैक्टेज एंजाइम से यदि करें हम, लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस लैक्टेज एंजाइम से करें, तब इसमें से बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज मिलेगा, अल्फा डी ग्लूकोज मिलेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यदि ये बीटा है, यदि ये बीटा लैक्टोज है, तब बीटा लैक्टोज के हाइड्रोलाइसिस से लैक्टेज एंजाइम बीटा लैक्टोज से बीटा डी गैलेक्टोज। ध्यान से देखिएगा, ये पहले में कोई डिफरेंस, पहले में कोई चेंज नहीं आएगा, और इसको गैलेक्टोज ही बोलना है, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज ही बोलना है, इसको ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मत बोलिएगा। लैक्टोज के हाइड्रोलाइसिस से हमें ऐसा बोलना है गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज नहीं, पहले वाला फिक्स रखना है। क्यों? जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तब आपको समझ में आएगा ये। चलो सेकंड एग्जांपल, बीटा डी ग्लूकोज का रहेगा, बीटा डी ग्लूकोज। चलो सबसे पहले ये सारे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्टार्ट हमने किया डाइसैकेराइड, ये डाइसैकेराइड है, ये 2 मोनोसैकेराइड है। डाइसैकेराइड में यदि सुक्रोज है तब उसके हाइड्रोलाइसिस हमें अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रुक्टोज मिलेगा, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रुक्टोज। अल्फा माल्टोज है तब उसमें से अल्फा ग्लूकोज प्लस बीटा अल्फा ग्लूकोज ही मिलेगा। यदि बीटा है तब पहले वाला अल्फा ही है, दूसरा वाला बीटा ही है। इसमें ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, इसमें ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, इसमें गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज। फिर से चलो यहां पे मैं साइड में थोड़ा सा इससे भी शॉर्ट लिख दूं, इसका भी शॉर्ट कर दूं मैं, स्मार्ट वर्क। तब याद रखना, यदि हमारे पास सुक्रोज है, यदि हमारे पास सुक्रोज है, तब उसमें से अल्फा ग्लूकोज प्लस बीटा फ्रुक्टोज मिलेगा हमें। यह सुक्रोज तो आपको पता ही होगा, यह फिक्स ही होगा, एक ही, उसमें अल्फा बीटा नहीं होता। क्यों? वो स्ट्रक्चर में हम देखेंगे। चलो अल्फा माल्टोज है हमारे पास, यदि अल्फा माल्टोज, तब अल्फा माल्टोज से अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज मिलेगा। चलो यदि ये बीटा माल्टोज है, यदि ये बीटा माल्टोज है, तब इससे पहला फिक्स रहेगा, दूसरा बीटा हो जाएगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। चलो यदि ये लैक्टोज है, अल्फा लैक्टोज है, तब उसमें पहला फिक्स रहेगा बीटा गैलेक्टोज। ग्लूकोज को जी सिंबल से देंगे, गैलेक्टोज को GAL सिंबल से देंगे हम, प्लस अल्फा ग्लूकोज। यदि ये बीटा लैक्टोज है, यदि ये बीटा लैक्टोज है, तब पहला वाला फिक्स रहेगा बीटा गैलेक्टोज प्लस दूसरा वाला बन जाएगा बीटा ग्लूकोज। आई बात समझ में? शॉर्ट ट्रिक से याद रख लीजिएगा, कभी भी गलती नहीं होगी इसमें। एक बार देख ले, ये तो मैंने जस्ट आपको बता दिया कि इसके हाइड्रोलाइसिस से ये मिलता है, मगर अब डिटेल में हम पढ़ेंगे कि ये सुक्रोज है, उसके हाइड्रोलाइसिस से क्या होगा। और सुक्रोज जो है उसका नेम याद रखिएगा, इसका दूसरा नेम है इन्वर्ट शुगर भी बोला जाता है, इसको इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं हम। क्यों ऐसा? इन्वर्ट शुगर क्यों? वो हम ये एक इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे, इसको इन्वर्ट शुगर क्यों बोला जाता है, क्यों कहा जाता है वो। ठीक है, सो सबसे पहले इसको पोज करके लिख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट, डाइसैकेराइड में सबसे पहले हेडिंग लगा दीजिएगा सुक्रोज,
डाइसैकेराइड में सबसे पहले हेडिंग लगा दीजिएगा सुक्रोज, खंड, शर्करा, शुगर। इसका सेकंड नेम जो है वो इनवर्ट शुगर। अब सुक्रोज जो है उसका हाइड्रोलाइसिस का पता चल गया, सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस से क्या मिलता है। चलो सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस से आपको अच्छी तरह से पता चल गया। पहला जो स्ट्रक्चर है रहेगा वो अल्फा डी ग्लूकोज का रहेगा। सबसे पहले मैं अल्फा डी ग्लूकोज ड्रॉ करता हूं, और आपको अल्फा डी ग्लूकोज में सारी मैगी पूरी पढ़ाई थी, फ्रुक्टोज का भी मैंने पढ़ाया था। आपको डायरेक्ट स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। यदि अल्फा डी ग्लूकोज का हमें बनाना है तब सबसे पहले स्टार्ट करना है एनोमेरिक कार्बन से। एनोमेरिक कार्बन से अल्फा में OH डाउन पे आता है, H ऊपर आता है। फर्स्ट कंप्लीट। अब ऑक्सीजन के इस साइड से इस साइड से उल्टाना है हमें, ऊपर CH2OH आएगा, नीचे H OH H OH H OH H। ये बन गया अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, ये बन गया अल्फा डी ग्लूकोज। नेक्स्ट, यदि हमें बीटा डी ग्लूकोज ड्रॉ करना, बीटा डी फ्रुक्टोज ड्रॉ करना है, तब चलो यहां पे देख लीजिएगा मैं कैसे ड्रॉ करता हूं बीटा डी फ्रुक्टोज। चलो याद कीजिएगा फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर, बीटा में OH यहां पे हमें ऊपर रखना है, यहां पे इसके सामने आएगा CH2OH। अब इसकी बारी CH2OH, यहां पे H OH H OH H, ये हो गया। ये वाला जो कार्बन है एनोमेरिक कार्बन है वो फर्स्ट नंबर का है, ये वाला जो कार्बन है एनोमेरिक कार्बन वो सेकंड नंबर का है। ये दोनों एनोमेरिक कार्बन जो है उसके बीच से वाटर निकाल दीजिएगा, उल्टा कीजिएगा, सोचिएगा, उल्टा कीजिएगा। इसका OH और इसका H, या तो इसका OH और उसका H, चलो वाटर निकाल दीजिएगा। क्या होगा इसमें? एक्चुअली वाटर निकाला नहीं जा सकता, हम उल्टा सोल्व करते हैं इसको। यदि दोनों के बीच में हमने वाटर निकाल दिया तब देख लीजिएगा यहां पे ये सब वैलेंसी एज इट इज, इसका कुछ नहीं करना है। H OH H OH H OH H, ये सब एज इट इज, इसका कुछ नहीं करना हमें। यदि दोनों के बीच में से वाटर यदि हमने निकाल दिया, फिर यहां पे देख लीजिएगा, चलो ये तो बीटा डी फ्रुक्टोज की बात थी, यहां पे CH2OH, यहां पे H OH H OH H, यहां पे CH2OH। चलो अब देखिएगा, दोनों के बीच में से वाटर यदि हमने निकाला फिर ऑक्सीजन तो बचेगा। दोनों के बीच में एग्जैक्ट यहां पे ऑक्सीजन रख दीजिएगा, दोनों के बीच में एग्जैक्ट यहां पे ऑक्सीजन रख दीजिएगा। अब ये जो ऑक्सीजन मतलब ये ईथर लिंकेज बनी वो ग्लूकोज का फर्स्ट नंबर एनोमेरिक कार्बन और फ्रुक्टोज जो है उसका सेकंड नंबर का एनोमेरिक कार्बन, वो दोनों के बीच में बन रही है। और यहां पे जो ईथर लिंकेज बनी ना भैया, ईथर लिंकेज, उसको बोला जाता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और किस किस कार्बन के बीच में बनी है यहां पे? C1, पहले का C1 दूसरे का C2, इसको कहा जाता है C1OC2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, या तो लिंक, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या तो ग्लाइकोसिडिक लिंक। फिर से ग्लाइकोसिडिक का मीनिंग होता है ईथर। ग्लाइकोसिडिक का मीनिंग क्या होता है? ईथर। किस किस कार्बन के बीच में यहां पे ईथर जनरेट हो रहा है? इसका फर्स्ट और इसका सेकंड। और यहां पे जो आपको दिखाई दे रहा है, यहां पे जो आपको दिखाई दे रहा है उसको हम, ये जो एक्चुअल में है वो सुक्रोज का स्ट्रक्चर है, ये जो है वो सुक्रोज का स्ट्रक्चर है ये। और यहां पे प्लस मैंने लिखा ना, हमने पोलिमरेटेड ट्यूब वाला पढ़ लिया था डेक्स्ट्रोली, वो एक्चुअली प्रैक्टिकली होता है। यदि शुगर जो एक खंड है शुगर, उसको हमने वाटर में सॉल्यूशन बना के पोलिमरेटेड ट्यूब में रख दिया, तब ये एक्चुअली डेक्स्ट्रो रोटेशन देता है। एग्जैक्ट यदि बोला जाए फिर +66 डिग्री, +66 डिग्री का ये रोटेशन देता है, +66 डिग्री का ये जो है रोटेशन देता है। चलो नेक्स्ट देखिएगा, ये जो सुक्रोज आपको दिखाई दे रहा है उसका हमने हाइड्रोलाइसिस, इसका ही हमने हाइड्रोलाइसिस, एसिड हाइड्रोलाइसिस या तो एंजाइम सुक्रेज एंजाइम या तो इन्वर्टेज एंजाइम, या तो इन्वर्टेज एंजाइम से किया यदि, फिर इसके हाइड्रोलाइसिस से ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां पे H ऊपर OH, या तो यहां पे OH यहां पे H,
फिर ये दो मॉलिक्यूल, दो मोनोसेकेराइड मिलेंगे, उसमें से एक जो मिलेगा वो मिलेगा हमें अल्फा डी ग्लूकोज, और दूसरा जो मिलेगा वो बीटा डी फ्रुक्टोज का मिलेगा, बीटा डी फ्रुक्टोज। ये नेगेटिव होता है सिग्नेचर, सॉरी इसकी साइन जो होती है वो नेगेटिव, मतलब वो लीवो रोटेटरी होता है। एक्चुअल में यह सेपरेट यदि है, यह सेपरेट है, तब इसका -92.4 डिग्री रोटेशन होता है। यदि यह सेपरेट है तब तो इसका 112 होता है, याद कीजिएगा अल्फा डी ग्लूकोज का 112 होता है। मगर यहां पे मिक्सर में है, इसलिए इसका जो होता है 52.5 डिग्री, ये इसका रोटेशन होता है। ठीक है, ये दोनों के बीच में प्लस साइन लगा रही है क्योंकि दो मिल रहे हैं। मैंने ऊपर नीचे इसलिए लिखे क्योंकि ताकि आपको समझ में आए। दूसरी बात, सुक्रोज के जो मैंने स्ट्रक्चर यहां पे ड्रॉ किया ना, 5 तरीके से ड्रॉ किया जाता है। कैसे, कौन कौन से 5 तरीके हैं? एक तो ये बीटा डी फ्रुक्टोज जो है ना, बीटा डी फ्रुक्टोज, उसको अब ध्यान से समझिएगा। यदि आप 11-12 साइंस में पढ़ा रहे हो या तो पढ़ रहे हो, इसको यहां पे ऐसे रोटेशन करके 180 डिग्री ऐसे रोटेशन कर दीजिएगा, 180 डिग्री ऐसे रोटेशन कर दिया। फिर ये जो एनोमेरिक कार्बन है राइट साइड है वो कहां पे आ जाएगा, लेफ्ट साइड। अब ये रोटेशन वाला कंसेप्ट तो मैंने पूरा आपको इसके अगले लेक्चर में पढ़ा ही दिया है, कैसे हम रोटेशन कर सकते हैं, या तो इसका इनएंशियोमर यदि बनाना है फिर कैसे हम इसके इनएंशियोमर बना सकते हैं। इसका यदि आपने ऐसे रोटेशन कर दिया, इसके रोटेशन करने से आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो राइट साइड सारी वैलेंसी है वो कहाँ पे आ जाएगी, लेफ्ट साइड वैलेंसी आ जाएगी। ठीक है, इसको 5 तरीके से डिफरेंट, यहाँ पे मैंने ऐसे ग्लाइकोसिडिक बनाए ना, वैसे इसको यहाँ पे लेके भी हम बना सकते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अलग अलग जो मटेरियल है उसमें आपको अलग अलग दिए जाएगा ये सुक्रोज का स्ट्रक्चर। मगर सबसे अच्छा आपको समझ में इजीली आ जाए वो ये रहेगा। और उसके बाद प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको 180 ऐसे रोटेशन कीजिएगा, उसको ऐसे रोटेशन कीजिएगा, अलग अलग तरीके से। इसके बाद हम चेयर फॉर्म से भी हम बनाएंगे, चेयर फॉर्म से इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। सो सबसे पहले इसको लिख लीजिएगा। अब मैं जो बताने जा रहा हूं आपको वो बात सुनिएगा। ये जो सुक्रोज है, सुक्रोज ध्यान से सुनिएगा, ये सुक्रोज जो है उसको, इसका दूसरा नेम जो है सुक्रोज का वो इन्वर्ट शुगर है। इसका इन्वर्ट शुगर है इसका दूसरा नेम। ऐसा क्यों, इसको इन्वर्ट शुगर क्यों कहा जाता है? सो सबसे पहले देख लीजिएगा यहां पे बिफोर हाइड्रोलाइसिस, ये तो हाइड्रोलाइसिस है, उससे पहले बिफोर हाइड्रोलाइसिस, बिफोर हाइड्रोलाइसिस सुक्रोज जो था वो डेक्स्ट्रो था, सुक्रोज जो था वो डेक्स्ट्रो था। ठीक है, अब आफ्टर हाइड्रोलाइसिस, आफ्टर हाइड्रोलाइसिस, आफ्टर हाइड्रोलाइसिस ये ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज दोनों ही बचेंगे वो पोलर इमिटेड ट्यूब में। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव, उसमें से ज्यादा कौन सा है, नेगेटिव वाला ज्यादा नेगेटिव वाला है, मतलब उसका रोटेशन हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा, लीवो रोटेशन हो जाएगा। और लीवो मतलब याद रखिएगा हाइड्रोलाइसिस से पहले डेक्स्ट्रो था, हाइड्रोलाइसिस से पहले डेक्स्ट्रो था। आफ्टर हाइड्रोलाइसिस इसका रोटेशन लीवो, क्योंकि ज्यादा होता है उस पर ही डिपेंड होता है इसका रोटेशन, लीवो हो गया। रोटेशन पहले पॉजिटिव था उसके बाद नेगेटिव हो गया, उल्टा रोटेशन हो गया, उल्टा को बोलते हैं इन्वर्ट। इसलिए ये इसका जो रोटेशन होता है, इसका जो ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन होता है थीटा जिसको बोला जाता है, पहले था +66 डिग्री, पहले था +66 डिग्री। मैं लिखता हूं यहां पे, पहले जो थीटा था इसका, थीटा या तो अल्फा, ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन +66 डिग्री था। आफ्टर हाइड्रोलाइसिस एवरेज थीटा -20 डिग्री हो जाएगा। ये कैसे निकला मैं अभी बताता हूं, और ये एक बार हमने पढ़ ही लिया है, याद कीजिएगा पोलर इमिटेड ट्यूब के एग्जांपल चल रहे थे उसमें मैंने एवरेज थीटा कैसे निकाला जाता है वो मैंने पढ़ाया था, फिर भी यहां पे मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। ठीक है, पहले +66 डिग्री था, बाद में -20 डिग्री हो गया आफ्टर हाइड्रोलाइसिस। मतलब यहां पर रोटेशन उल्टा हो रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है इन्वर्ट शुगर। चलो एवरेज थीटा कैसे निकाला जाता है, चलो याद रखिएगा, एवरेज थीटा का मैंने एग्जाम्पल आपको आगे करा ही दिया है, फिर भी एवरेज थीटा कैसे निकाला जाता है वो देखिएगा। अब ये दोनों का प्रोपोर्शन तो 50-50% होगा, 1:1 रेशियो में ही होगा। इसका जो है ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन
वो 52.5 डिग्री है, दूसरे का है -92.4 है, मगर मैं कैलकुलेशन के लिए 5 ले लेता हूं। ये 92.4 होता है, मगर कैलकुलेशन के लिए मैं 5 ले लेता हूं। और एवरेज, दोनों का एवरेज 1 + 1 2 ले लेता हूं। एवरेज तो आपको क्या पता ही है कैसे निकाला जाता है, 1 + 1। इसका एग्जाम्पल मैंने आगे पोलैरिटी ट्यूब, स्टीरियोकेमिस्ट्री का 5th लेक्चर देखिएगा, 5th या 6th, उसमें मिल जाएगा आपको। चलो अब ये दोनों को 92 में से ये 52 निकाला जाए, -40 बचेगा, -40 डिवाइड बाई 2 -20 डिग्री आएगा। एवरेज थीटा जो आएगा -20 डिग्री आएगा। मतलब यदि हाइड्रोलाइसिस नहीं किया और सुक्रोज का यदि आपने थीटा नाप लिया, तब थीटा जो है इसका ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन वो +66 डिग्री मिलेगा आपको पोलर एमिटर ट्यूब में। यदि उसका हाइड्रोलाइसिस कर दिया, हाइड्रोलाइसिस के बाद मिक्सर में ये दोनों अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज दोनों रह गए। अब बाद में यदि आपने ये मिक्सर का थीटा ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन में थीटा नाप लिया, तब ये एवरेज थीटा जो है वो एक्चुअली -20 डिग्री मिलेगा। सो पहले +66 था, अब -20 जा रहा है। उसका मतलब ये हुआ डेक्स्ट्रो में से लीव हो गया, ये पूरा रोटेशन उल्टा हो गया। उल्टा हुआ उसका मतलब इन्वर्ट हुआ, इसलिए इसको इन्वर्ट शुगर भी बोला जाता है। आई बात समझ में, क्यों इसको इन्वर्ट शुगर भी बोला जाता है? ठीक है। सो सबसे पहले इसको एक बार पॉज करके लिख लीजिएगा, बिफोर हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, आफ्टर हाइड्रोलाइसिस क्या होता है। नेक्स्ट, इसके बाद हम जो इसमें से कौन सी रिड्यूसिंग शुगर है, कौन सी नॉन रिड्यूसिंग है, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। मगर सबसे पहले ये सुक्रोज तो हमने सुलटा दिया। सुक्रोज के बाद माल्टोज हम पढ़ते हैं। सुक्रोज के बाद माल्टोज। आपको अच्छी तरह से पता है माल्टोज जो होता है वो डाइसैकेराइड है, C12H22O11। ये जो माल्टोज है इसके हाइड्रोलाइसिस है माल्टेज एंजाइम। पहले तो हेडिंग लगाना है आपको माल्टोज, यहां पे पहले हेडिंग लगा दीजिएगा, माल्टोज हेडिंग लगा दीजिएगा। इसके हाइड्रोलाइसिस है C6H12O6 प्लस C6H12O6 हमें मिलेगा। इसमें ये दोनों जो स्ट्रक्चर है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का ही रहेगा। अब यदि अल्फा है तब आपको पता है पहला अल्फा रहेगा, दूसरा भी अल्फा रहेगा। ये बीटा है तब पहला तो अल्फा ही रहेगा, दूसरा चेंज होगा। चलो सबसे पहले हम वो दो माल्टोज में से सबसे पहले अल्फा माल्टोज की बात करते हैं। हम अल्फा माल्टोज की बात करते हैं हम। चलो अल्फा माल्टोज में सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए अल्फा माल्टोज जो है उसका यदि हमने हाइड्रोलाइसिस, इसको माल्ट शुगर भी बोलते हैं ना, माल्टोज को माल्ट शुगर, जव शर्करा, जवतल जी होता है ना, जवतल भणवा मणजो नहीं तो वारो नहीं दिए तमने कोई जवतल कोई नहीं होमी दे भणवा मणजो छोकराओने खास कहूं छो। जव शर्करा जेने जव गए माल्ट शुगर। आ माल्टोज जे छे इसका यदि हाइड्रोलाइसिस कर दिया फिर अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज, मतलब दोनों अल्फा डी ग्लूकोज ही हमें मिलेगा, दोनों अल्फा डी ग्लूकोज ही हमें मिलेगा। ठीक है, चलो मैं दोनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, दोनों अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। देख लीजिएगा यहां पे देखिएगा अल्फा डी ग्लूकोज से यदि हमें ड्रॉ करना है, फिर एनोमेरिक कार्बन पे OH आएगा, यहां पे H आएगा। ठीक है, अल्फा में यहां पे फिक्स CH2H H H OH H H OH H OH H OH H ऐसे लिखना है हमें। ये हो गया अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ये किसका हो गया? अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया। चलो नेक्स्ट, प्लस यहां पे दूसरा मैं अल्फा डी ग्लूकोज ड्रॉ कर रहा हूं। दूसरा यदि अल्फा डी ग्लूकोज है फिर यहां पे OH, यहां पे H, यहां पे CH2OH, यहां पे H OH H OH H OH H। ठीक है, ये भी क्या हो गया, ये वाला भी क्या हो गया, अल्फा डी ग्लूकोज ही है, ये वाला भी अल्फा डी ग्लूकोज ही है। ठीक है, चलो अब यहां पे ये एक्चुअली जो दोनों जो है वो मिल कहां से रहे, हमें कहां से मिले हैं ये दोनों, मैं यहां पे लिखता हूं।
चलो दोनों में अल्फा डी ग्लूकोज ही ड्रॉ कर रहा हूं, देख लीजिएगा। हमारे पास मान लो यहां पे कोई ऐसा अल्फा डी ग्लूकोज है, अल्फा में OH डाउन पे, यहां पे H, यहां पे CH2OH, यहां पे H, OH, H, OH, H, OH, H, ठीक है। दूसरा देखिएगा, दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज, यहां पे मान लो OH है, H, यहां पे CH2OH, यहां पे H, OH, H, OH, H, OH, H, ठीक है। ये दोनों अल्फा डी ग्लूकोज ही बने हैं अभी। अब इसका नंबर आपको पता ही होगा, 1 नंबर है। एनोमेरिक कार्बन जो है ना, ये वाला जो है वो 1 नंबर है। यहां पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 नंबर है। ये वाला जो है वो 4 नंबर है। इसका OH और इसका H, या तो इसका OH और इसका H, चलो निकाल दीजिएगा वाटर। वाटर यदि निकाल दिया, फिर ये दोनों के बीच में जो बचेगा वो ऑक्सीजन बचेगा। दोनों के बीच में बचेगा वो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मतलब ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ये कौन कौन से कार्बन के बीच में बन रही है? C1 और C4 के बीच में बन रही है। किस किस के बीच में बन रही है? C1 और C4 के बीच में बन रही है। सो इसको कहा जाएगा C1 और C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। C1 और C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहा जाएगा इसको। और यहां पे ये जो स्ट्रक्चर हमें मिल रहा है, ये जो स्ट्रक्चर मिल रहा है, उसमें ये वाला जो एनोमेरिक कार्बन है ना, ये वाला है, वो तो ब्लॉक हो गए, वो तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में यूज हो गया। मगर यहां पे जो एनोमेरिक कार्बन बचा हुआ है, यहां पे एनोमेरिक, पहले वाला एनोमेरिक कार्बन तो ब्लॉक हो गया, वो फ्री नहीं है। मगर ये तो फ्री है। फ्री मतलब वो कोई किसी के साथ लिंकेज में जुड़ा हुआ नहीं है। अब किसी के साथ लिंकेज में जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए इसको बोला जाता है अल्फा माल्टोज। ये जो है अल्फा माल्टोज का स्ट्रक्चर हो गया। और अल्फा माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस, इसका हाइड्रोलाइसिस हमने कर दिया, या तो माल्टेज एंजाइम इसमें डाल दिया, तब इससे हमें 2 इक्विवेलेंट, ये माल्टोज के हाइड्रोलाइसिस से 2 इक्विवेलेंट मोनोसैकेराइड मिलेंगे। उसमें पहला भी अल्फा ग्लूकोज होगा, दूसरा भी अल्फा ग्लूकोज, हाँ बीजा भी अल्फा ग्लूकोज ही होगा। पहले वाला भी अल्फा ग्लूकोज, बीजे वाला भी अल्फा डी ग्लूकोज, दोनों का सेम रहेगा, दोनों मोनोमर सेम रहेगा, ठीक है। सो इसको एक बार उतार लीजिएगा। अल्फा माल्टोज की बात हो गई। अब चलो दूसरी बात, आपको मेरे जैसा नहीं करना है, आपको मेरे जैसा नहीं करना है। आपको पूरा पहले इसको पोज करके लिख लीजिएगा। चलो इसको पहले पोज करके लिख लीजिएगा। आपको थोड़ी सी ईर्ष्या होगी, इसको कितना अच्छा है कि ये तो डायरेक्ट ऐसे चेंज कर देता है। मैं अब बात करता हूं बीटा डी ग्लूकोज, ग्लूकोज नहीं, माल्टोज की। फिर से बता दूं, आप मेरा जैसा मत कीजिएगा। अब मैं बात करने जा रहा हूं बीटा माल्टोज की। बीटा माल्टोज के यदि आपने हाइड्रोलाइसिस किया ना, फिर पहले वाला तो फिक्स ही रहेगा, मगर जो दूसरा वाला है ना, वो बीटा डी ग्लूकोज हो जाएगा। पहले फिक्स रहेगा अल्फा डी ग्लूकोज, दूसरा चेंज हो जाएगा। अब पहले वाला तो जो है फिक्स रहेगा, अल्फा डी ग्लूकोज ही रहेगा, मगर दूसरा वाला जो है वो हो जाएगा बीटा डी ग्लूकोज। ये कौन सा हो जाएगा? बीटा डी ग्लूकोज। अब ये दोनों का स्ट्रक्चर यदि मैंने ड्रॉ किया और C1 और C4 के बीच में से हमने ये निकाल दिया, तब यहां पे पहले वाला ब्लॉक हो जाएगा, मगर दूसरा वाला जो है इसका एनोमेरिक कार्बन फ्री है, इसलिए ये जो स्ट्रक्चर मिल रहा है हमें बीटा डी माल्टोज का बन रहा है। मेरे जैसा मत कीजिएगा, आपको पूरा ही पूरा लिखना है, पूरा का पूरा ही लिखना है। फिर से ये जो मैंने आपको बता दिया वो बीटा डी बीटा माल्टोज है। उसमें से हमें पहला वाला स्ट्रक्चर तो अल्फा डी ग्लूकोज ही मिलेगा, मगर दूसरा वाला जो है वो बीटा डी ग्लूकोज मिलेगा हमें। ये अल्फा है तब ये दूसरा वाला अल्फा, यदि ये बीटा है तब दूसरा वाला बीटा, मगर पहले वाले में कोई चेंजेस नहीं रहेगा, वो फिक्स रहेगा। और ये दोनों के बीच में भी बीटा माल्टोज में भी C1 और C4 ही ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगी। ग्लाइकोसिडिक मतलब इथर लिंकेज। ये दोनों को में इथर लिंकेज बन रही है, वो C1 और C4 1 और 4th नंबर के कार्बन के बीच में बन रही है। इसका भी हाइड्रोलाइसिस हमें H3O+ या तो माल्टेज से किया यदि हमने, तब इसमें से ये दोनों मोनोसैकेराइड मिलेगा। आई बात समझ में? चलो इसको भी एक बार पॉज करके लिख लीजिएगा, ये तो आपको खुद बनाना है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल।
अब बात करें हम लैक्टोज की। लैक्टोज मिल्क शुगर जिसको कहा जाता है ना, दुग्ध शर्करा, मिल्क शुगर जो दूध में होता है। चलो लैक्टोज की यदि बात करें, लैक्टोज में से हाइड्रोलाइसिस से 2 मोनोसैकेराइड मिलते हैं। लैक्टोज में से हाइड्रोलाइसिस से 2 मोनोसैकेराइड। वो 2 मोनोसैकेराइड आगे जो हमने पढ़ी लिया, कौन कौन से 2 मिल रहे हैं। चलो मैं सबसे पहले अल्फा लैक्टोज की यदि बात करूं, चलो तीसरे में पहला यदि है हम बात करें अल्फा लैक्टोज की, चलो अभी इसमें सबसे पहले देखते हैं हम अल्फा लैक्टोज। चलो पहला लिख दीजिएगा अल्फा लैक्टोज। अल्फा लैक्टोज के हाइड्रोलाइसिस से पहले वाला जो है, पहले इसका हाइड्रोलाइसिस H2O+ या तो लैक्टेज एंजाइम या तो इसको इमल्सिन एंजाइम। इमल्सन मतलब ये जो है सरफेस केमिस्ट्री में आता है। इमल्सन का मतलब आपको ये पता होना चाहिए, 12th का सरफेस केमिस्ट्री एक बार देख लीजिएगा, उसमें इमल्सन का मतलब ये होता है लिक्विड प्लस लिक्विड, डिस्पर्स मीडिया एज वेल एज डिस्पर्स फेज जो है, डिस्पर्स मीडिया एज वेल एज डिस्पर्स फेज, वो लिक्विड प्लस लिक्विड के बीच में बनता है, उसको हम इमल्सन बोलते हैं। इसके एंजाइम को इमल्सिन एंजाइम भी बोला जाता है। इसके हाइड्रोलाइसिस से हमें पहला जो स्ट्रक्चर है वो फिक्स रहेगा, कौन सा रहेगा, बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज का, और दूसरा जो रहेगा ये अल्फा है इसलिए ये भी अल्फा ही रहेगा, अल्फा ग्लूकोज का ही रहेगा, अल्फा प्लस अल्फा, ठीक है, सॉरी बीटा प्लस अल्फा, क्योंकि ये अल्फा है तब वो अल्फा, यदि बीटा होता तब वो बीटा, मगर पहला वाला जो है वो फिक्स रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। चलो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। अब ये गैलेक्टोज का यदि हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, मगर सबसे पहले गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर डायरेक्ट मत ड्रॉ कीजिएगा। गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से पहले हमें किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ग्लूकोज का। अब ये बीटा है तब OH अप रहेगा, H डाउन पे रहेगा, फिर से वो बीटा है तब OH अप, H डाउन, यहां पे CH2OH, यहां पे H OH H OH H OH H। ये तो बना भैया बीटा गैलेक्टोज का नहीं बना, ये तो ग्लूकोज का बना। अब ग्लूकोज में से गैलेक्टोज बनाना है, फिर आपको अच्छी तरह से पता होगा, H को नीचे ले लीजिएगा, OH को ऊपर ले लीजिएगा। ये 4th नंबर का यदि हमने कार्बन सेंटर चेंज किया, उसमें OH अप ले लिया, तब याद रखिएगा ये एक्चुअली क्या हो गया, गैलेक्टोज हो गया। C4 एपीमर, याद कीजिएगा C4 एपीमर ये, ठीक है। प्लस यहां पे देखिएगा, मुझे ग्लूकोज का यदि स्ट्रक्चर बनाना है, फिर सबसे पहले अल्फा को बनाना है, इसलिए सबसे पहले एनोमेरिक कार्बन से स्टार्ट करेंगे। यहां पे H, नीचे OH, यहां पे CH2OH, यहां पे H OH H OH H OH H। आई बात समझ में। चलो ये वाला नंबर है वो फर्स्ट नंबर है, ये वाला नंबर है वो 4th नंबर है। दोनों के बीच में से वाटर निकाल दीजिएगा। दोनों के बीच में से यदि आपने वाटर निकाला, चलो मैं दोनों पहले स्ट्रक्चर जो है उसको यहां पे ड्रॉ करता हूं, फिर से मैं ड्रॉ करता हूं। पहला स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाए बीटा डी गैलेक्टोज का। चलो बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा है मतलब यहां पे OH ऊपर, यहां पे H, यहां पे CH2OH, यहां पे H, OH नहीं आएगा, यहां पे H आएगा, क्योंकि हमें उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। H OH H OH, यहां पे OH, ये हो गया बीटा डी गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर। प्लस यहां पे दूसरा जो मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं वो अल्फा डी ग्लूकोज का ड्रॉ करना है। ये स्ट्रक्चर सिर्फ बड़े हैं भैया, मगर कंसेप्ट छोटे छोटे ही है। ये स्ट्रक्चर सिर्फ बड़े हम कर रहे हैं, मगर कंसेप्ट तो छोटा ही है इसमें। चलो यहाँ पे CH2OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH H OH H OH H, ठीक है। चलो अब ये दोनों के बीच में से हमें वाटर यदि निकालना है, चलो निकाल दीजिएगा ये दोनों के बीच में वाटर, फिर दोनों के बीच में ऑक्सीजन रह जाएगा। अब ये दोनों के बीच में सिर्फ ऑक्सीजन मिल रहा है हमें। इसका नंबर है आपको पता ही है 1 नंबर है, इसका नंबर आपको पता ही है 4 नंबर है। फिर ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज C1OC4 बन गई, C1OC4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज।
अब ये जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज C1OC4 बन रही है, उसमें यहां पे ये जो एनोमेरिक कार्बन है वो तो फ्री पड़ा हुआ है, उसमें तो कोई बात ही नहीं, ये तो फ्री पड़ा हुआ है, फ्री है। फ्री मतलब इसको कोई किसी के साथ भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में यूज नहीं हुआ है, इसलिए डाउन पे है, इसलिए इसको बोला जाएगा अल्फा। और ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका है? लैक्टोज का। ये जो स्ट्रक्चर है अल्फा लैक्टोज का है, उसमें C1OC4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिल रही है, ठीक है। और ये लैक्टोज के यदि हमने हाइड्रोलाइसिस कर दिया लैक्टेज एंजाइम से, या तो इमल्सिन एंजाइम, उससे हमें मिलेगा, देख लीजिएगा ये क्या मिलेगा हमें। पहला जो स्ट्रक्चर है वो बीटा डी गैलेक्टोज का है, ये किसका है? बीटा डी गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर है। और दूसरा जो स्ट्रक्चर रहेगा वो अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये जो है वो अल्फा डी ग्लूकोज का। चलो पूरा एक बार समझ लेते हैं हम, ध्यान से देखिएगा इसको पूरा यहां पे डिटेल में। लैक्टोज मतलब मिल्क शुगर, दुग्ध शर्करा जिसको बोला जाता है, ठीक है। अल्फा है, यदि ये अल्फा है तब इसके हाइड्रोलाइसिस से गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज मिलता है, मगर गैलेक्टोज वो फिक्स रहता है, बीटा गैलेक्टोज ही है वो। ये अल्फा है तब वो अल्फा रहेगा, ये बीटा है तब वो बीटा रहेगा, ठीक है। चलो लैक्टोज में गैलेक्टोज का पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिएगा, उसके बाद ग्लूकोज का। गैलेक्टोज में बीटा गैलेक्टोज है ये, इसलिए एनोमेरिक कार्बन पे OH जो है वो अप आएगा। यहां पे ग्लूकोज है, उसमें OH डाउन पे रहेगा क्योंकि वो अल्फा है। इसका OH और इसका H निकाल दीजिएगा, मतलब ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना दीजिएगा C1OC4 के बीच में। सो इसको बोला जाता है OH डाउन पे, इसलिए अल्फा लैक्टोज बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? अल्फा लैक्टोज बोला जाता है। चलो मेरा जैसा स्मार्ट वर्क मत कीजिएगा, आपको पूरा का पूरा ही लिखना है, पूरा का पूरा ही ड्रॉ करना है। मान लो ये लैक्टोज में हमने सेकंड बीटा लैक्टोज की बात की, मेरा जैसा फिर से बता दूं, मेरा जैसा मत कीजिएगा, मेरी ईर्ष्या भी मत कीजिएगा। ये बीटा लैक्टोज है, यदि फिर पहले वाला तो फिक्स रहेगा, मगर ये बीटा है तब ये सेकंड वाला जो है दूसरा वाला है वो बीटा बन जाएगा, ये बीटा बन जाएगा, बीटा ग्लूकोज बन जाएगा। फिर से OH डाउन पे होगा तब ये अल्फा होगा। OH यहां पे एनोमेरिक कार्बन पे जो OH है वो अप चला जाएगा, तब ये अल्फा लैक्टोज नहीं रहेगा, ये बीटा लैक्टोज बन जाएगा। और बीटा लैक्टोज के हाइड्रोलाइसिस से पहले तो बीटा डी गैलेक्टोज ही रहेगा, मगर दूसरा जो यहां पे है OH वाला, वो यहां पे हमें जो मिलेगा वो अल्फा नहीं मिलेगा, हमें बीटा डी ग्लूकोज मिलेगा। ये हो गया बीटा लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस वाला स्ट्रक्चर। पूरा का पूरा डिटेल में आप खुद लिखिएगा। पहला स्ट्रक्चर यदि आ गया फिर दूसरे में तो इजी रहेगा आपको लिए, ठीक है। इसको पॉज करके उतार लीजिएगा। अब नेक्स्ट मैं आपको रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर किसको कहा जाता है, टॉलरेंस टेस्ट कौन देता है, फेलिंग टेस्ट कौन देता है, बेनेडिक्ट टेस्ट कौन देता है, उसके बारे में बताने जा रहा हूं। पहले लिख लेना है आपको, पहले देख लेना है, लिख लेना है, डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। मैं एक एक स्ट्रक्चर को समझा के आपको ये बताऊंगा कि इसमें होगा क्या। इसके लिए ये समझने के लिए सबसे पहले यहां तक लैक्टोज तक पूरा का पूरा आपकी नोट्स में लिख लीजिएगा। वीडियो पॉज करके एपीमर्स से स्टार्ट करके यहां तक पूरा का पूरा आप लिख लीजिएगा एक बार, उसके बाद ही समझ में आएगा आपको। मैं डायरेक्ट यहां पे बोर्ड पे लिखाऊंगा, उससे समझ में नहीं आएगा आपको। एपीमर्स से स्टार्ट करके यहां तक ये लैक्टोज बीटा लैक्टोज तक पूरा उतार लीजिएगा नोट्स में, क्योंकि मैं आपको पेज ऐसे घुमा घुमा के मैं लिखाता जाऊंगा उसमें आगे सब में कि इसमें कौन सा स्ट्रक्चर जो रहेगा वो रिड्यूसिंग रहेगा, कौन सा स्ट्रक्चर रहेगा वो नॉन रिड्यूसिंग रहेगा, ठीक है। चलो सबसे पहले कंडीशन ऑफ, हेडिंग लगा दीजिएगा, कंडीशन ऑफ रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, कंडीशन ऑफ रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में आपको पहला बता दूं। चलो किसको रिड्यूसिंग शुगर कहा जाता है, किसको नॉन रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। चलो उसमें पहले तो दो पार्ट होते हैं। एक जो होता है वो एसाइक्लिक, कंडीशन फॉर
एसाइक्लिक कंपाउंड, यहां पे भी कंडीशन फॉर एसाइक्लिक कंपाउंड, एसाइक्लिक में कंडीशन क्या होती है वो सबसे पहले देखेंगे। उसके बाद कंडीशन फॉर साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड में हमें क्या देखना है वो देखेंगे। ये पूरा कंप्लीट होने के बाद ही समझ में आएगा। फॉर साइक्लिक कंपाउंड, चलो सबसे पहले एसाइक्लिक कंपाउंड में रिड्यूसिंग शुगर है ये, उसके लिए कंडीशन एल्डिहाइड या तो कीटोन, एल्डिहाइड या तो कीटोन प्रेजेंट होना चाहिए। यदि प्रेजेंट है, एल्डिहाइड या तो कीटोन प्रेजेंट है, तब उसको रिड्यूसिंग शुगर बोला जाता है। कंपाउंड में या तो एल्डिहाइड प्रेजेंट होना चाहिए या तो कीटोन प्रेजेंट होना चाहिए, तब उसको रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। नॉन रिड्यूसिंग में याद रखिएगा एल्डिहाइड या तो कीटोन, दोनों में से कोई भी प्रेजेंट नहीं है, मतलब एब्सेंट है, तब उसको नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोला जाता है। यदि कंपाउंड साइक्लिक है, ध्यान रखिएगा, यदि कंपाउंड साइक्लिक है, फिर उसमें OH एंड H या तो OH एंड CH2OH ये प्रेजेंट होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए ऑन एनोमेरिक कार्बन, प्रेजेंट ऑन एनोमेरिक कार्बन। ये एनोमेरिक कार्बन पे यदि ये प्रेजेंट है, तब इसकी जो कंडीशन रहेगी वो रिड्यूसिंग शुगर की कंडीशन रहेगी। दूसरी बात, इसमें यदि एनोमेरिक कार्बन पे, यदि एनोमेरिक कार्बन पे OH एंड H या तो OH एंड CH2OH ये जो है वो एब्सेंट है, एब्सेंट ऑन एनोमेरिक कार्बन, एब्सेंट ऑन एनोमेरिक कार्बन, तब ये नॉन रिड्यूसिंग की कंडीशन है, तब ये नॉन रिड्यूसिंग की कंडीशन है। ठीक है, चलो फिर से यहां पे सबसे पहले ये ऐसा बॉक्स बना लीजिएगा ताकि कोई भी जो है वो मिक्स ना हो जाए। सबसे पहले रिड्यूसिंग फिर से एक बार देख लीजिएगा, नॉन रिड्यूसिंग भी फिर से एक बार देख लीजिएगा। ऐसा कंप्लीट बॉक्स बना दीजिएगा ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, फॉर एसाइक्लिक के लिए क्या कंडीशन है, फॉर साइक्लिक के लिए क्या है, ये सब एक बार पढ़ लीजिएगा। समझना नहीं है अभी, आपको समझना है, सिर्फ देखना है। इसको मैं डिटेल में आपको एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा कि इसका जो मीनिंग हो एक्चुअली क्या है, मीनिंग में आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले ये रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग एक बार पॉज करके लिख लीजिएगा। चलो नेक्स्ट, सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन टॉलेंस, टॉलेंस, उसके बाद फेहलिंग एंड बेनेडिक्ट टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट। आपको पता ही है ये डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं यूरिन टेस्ट वगैरह किया जाता है, वो बेनेडिक्ट टेस्ट से किया जाता है। वो जो लेबोरेटरी DMLT किया है उसको तो अच्छी तरह से पता ही होगा, वो बहुत बार ये बेनेडिक्ट टेस्ट करते हैं। चलो ये तीनों टेस्ट, TFB टेस्ट, पॉजिटिव TFB टेस्ट, TF मींस टॉलेंस बेनेडिक्ट या तो फेलिंग टेस्ट। कौन जो कंपाउंड ऐसा होगा जो पॉजिटिव टेस्ट देगा, एक्चुअली तो कार्बोहाइड्रेट में हम डिटेल में पढ़ेंगे टॉलेंस टेस्ट किसको कहा जाता है, फेलिंग टेस्ट किसको कहा जाता है, और ये तो 12th में भी आता है, फेलिंग टॉलेंस बेनेडिक्ट, ये तो 12th में भी आता है। मिरर टेस्ट, जो सिल्वर मिरर टेस्ट जिसको कहा जाता है। दूसरा पॉजिटिव के बाद नेगेटिव TFB टेस्ट, TFB टेस्ट, TFB मतलब टॉलेंस फेलिंग एंड बेनेडिक्ट, ऐसे कर दीजिएगा, कोमा कर दीजिएगा, कोमा, ये अलग अलग ही है ना, ये सब अलग। TBF टॉलेंस फेलिंग बेनेडिक्ट, टॉलेंस फेलिंग एंड बेनेडिक्ट टेस्ट। यहां पे भी पहले टॉलेंस फेलिंग एंड बेनेडिक्ट टेस्ट ऐसा लिखिएगा। चलो नेक्स्ट, यहां पे सबसे पहले इसमें भी दो कंडीशन पॉसिबल होती है। फॉर एसाइक्लिक कंपाउंड के लिए क्या टेस्ट रहेगी, यहां पे भी हम पढ़ेंगे फॉर
एसाइक्लिक कंपाउंड के लिए क्या टेस्ट रहेगी? दूसरी फॉर साइक्लिक चलो अब देखिएगा, एसाइक्लिक और साइक्लिक में कौन कौन से देंगे टॉलरेंस, पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट कौन देंगे? एसाइक्लिक कंपाउंड में यदि CHO प्रेजेंट है, CHO प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ आपको एल्डिहाइड को ही देखना है, कार्बोहाइड्रेट में सिर्फ और सिर्फ आपको एल्डिहाइड को ही देखना है। यदि एल्डिहाइड कंपाउंड में प्रेजेंट है तब वो पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देंगे, फेलिंग टेस्ट देंगे, बेनेडिक्ट टेस्ट देंगे, ठीक है। यदि एसाइक्लिक है, एसाइक्लिक में यदि CHO एब्सेंट है, एसाइक्लिक में CHO यदि एब्सेंट है तब वो नेगेटिव टेस्ट, मतलब वो टेस्ट देगा ही नहीं, ना तो टॉलरेंस टेस्ट देगा, ना तो बेनेडिक्ट देगा, ना तो फेलिंग देगा, ठीक है। साइक्लिक में क्या चेक करना है? OH एंड H प्रेजेंट ऑन एनोमेरिक कार्बन, यदि ध्यान से सुनिएगा, यदि साइक्लिक कंपाउंड है और OH एंड H एनोमेरिक कार्बन पे प्रेजेंट है तब वो फेलिंग भी देगा, बेनेडिक्ट भी देगा, टॉलरेंस टेस्ट भी देगा। दूसरी साइक्लिक में यदि OH एंड H एब्सेंट ऑन एनोमेरिक कार्बन, तब याद रखना वो कोई भी टेस्ट नहीं देगा, ना तो वो फेलिंग देगा, ना तो वो बेनेडिक्ट देगा, ना तो वो कोई भी टेस्ट देगा, ठीक है। चलो सबसे पहले ये इसको बॉक्स बना दीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब यहां पे तो ये लिखना है, ये समझना नहीं आपको। अब मैं समझाता हूं इसका जो यूज कैसे करना है। सबसे पहले एक काम कीजिएगा, सबसे पहले रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग की कंडीशन जो है वो हम फुलफिल कर लेते हैं। इसको समझने के लिए पहले आपको एपीमर्स से लेके यहां तक लैक्टोज तक आपके नोट्स में लिखा होना चाहिए, तब जाके ये समझ में आएगा। चलो एपीमर्स निकालिएगा। सबसे पहले एक काम कीजिएगा, एपीमर्स निकालिएगा। एपीमर्स में सबसे पहले हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, उसके बाद सारी मैगी ड्रॉ की थी, मेनोज, एलोज, गैलेक्टोज और जो लास्ट में आइडोज बचा था वो, उसको हम चेक करते हैं रिड्यूसिंग शुगर है वो या तो नॉन रिड्यूसिंग है। चलो वो सारे जो मॉलिक्यूल जो हमने ड्रॉ किए थे एपीमर्स में, वो सारे मॉलिक्यूल एसाइक्लिक मॉलिक्यूल थे, साइक्लिक नहीं थे, वो सारे एसाइक्लिक थे। अब एसाइक्लिक में सिर्फ आपको यही देखना है कि उसमें CHO या तो कीटोन प्रेजेंट होना चाहिए। CHO प्रेजेंट है पूरी मैगी में, ग्लूकोज के साथ पूरी मैगी जो है उसमें एल्डिहाइड एक है ही, सब में एल्डिहाइड है, सब में एल्डिहाइड, इसलिए ऑल आर, उसमें लिख दीजिएगा ऑल मैगी आर रिड्यूसिंग शुगर, वो सब रिड्यूसिंग शुगर है, उसमें सब रिड्यूसिंग शुगर ही है, ठीक है। ऑल मैगी आर रिड्यूसिंग शुगर। चलो अब वो टॉलरेंस, फेलिंग, बेनेडिक्ट देगी टेस्ट, चलो वो सब एसाइक्लिक है, वही रखना, मैगी ही सामने रखना, सब एसाइक्लिक है, सब में CHO एल्डिहाइड प्रेजेंट है, सब में एल्डिहाइड प्रेजेंट है, इसलिए वो पॉजिटिव टॉलरेंस फेलिंग टेस्ट देगा, TFB टेस्ट देगा। उसमें लिख दीजिएगा ऑल मैगी गिव्स टॉलरेंस फेलिंग एंड बेनेडिक्ट टेस्ट, सब पॉजिटिव टेस्ट देगा वो। आई बात समझ में? चलो अब हमने एनोमर्स हेडिंग लगाया था, एनोमर्स में सबसे पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था। चलो एनोमर्स में पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर निकालिएगा। ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है उसमें आप साइक्लिक ही स्ट्रक्चर देखिए, एसाइक्लिक की तो बात कर ली हमने, साइक्लिक हावर्थ स्ट्रक्चर है ना, हावर्थ स्ट्रक्चर वो देखिएगा एक बार। फिशर और हावर्थ दोनों सेम ही है, फिशर सिर्फ वर्टिकल होता है, हावर्थ जो है वो मोनोसाइक्लिक ऐसे फॉर्म में होता है। सबसे पहले एक काम कीजिएगा, आप हावर्थ स्ट्रक्चर, ग्लूकोज के जो हावर्थ स्ट्रक्चर है वो सामने रखिएगा। अब ग्लूकोज के जो हावर्थ स्ट्रक्चर वो रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग कैसे चेक किया जाता है? सबसे पहले वो तो साइक्लिक ही है ना, सबसे पहले वो तो है साइक्लिक, इसलिए आपको ये कंडीशन में जाना है। आपको चेक करना है एनोमेरिक कार्बन। पहले आपकी पेन जो है वो एनोमेरिक कार्बन, मतलब ऑक्सीजन के पास वाला जो कार्बन है ना, ऑक्सीजन के पास वाला कार्बन वहां पे रखिएगा।
एनोमेरिक कार्बन पे रखिएगा। एनोमेरिक कार्बन पे देखिएगा OH एंड H है, उसमें OH एंड H है एनोमेरिक कार्बन पे है, फिर उसको कहा जाएगा रिड्यूसिंग शुगर। फिर उसको क्या कहा जाएगा? रिड्यूसिंग। दोनों देख लीजिएगा, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, वो दोनों रिड्यूसिंग शुगर है। आई बात समझ में कैसे चेक किया जाता है? चलो ग्लूकोज को छोड़िए, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने पढ़ा था वो फ्रुक्टोज का पढ़ा था। फ्रुक्टोज में सबसे पहले आ जाएगा, सबसे पहले फ्रुक्टोज जो है ना, फ्रुक्टोज उसका एसाइक्लिक फॉर्म चेक करते हैं। फ्रुक्टोज का एसाइक्लिक फॉर्म चेक करते हैं। फ्रुक्टोज में सबसे पहले रिड्यूसिंग है या रिड्यूसिंग है या तो नॉन रिड्यूसिंग, उसके लिए आपको एसाइक्लिक स्ट्रक्चर पहले देखना है। स्टार्टिंग जहां से एसाइक्लिक से किया था ना, वो एसाइक्लिक स्ट्रक्चर देखिएगा। चलो उसमें कीटोन है, देख लीजिएगा। कीटोन है इसलिए उसको क्या कहा जाएगा? रिड्यूसिंग शुगर कहा जाएगा। कीटोन है इसलिए उसको रिड्यूसिंग शुगर कहा जाएगा। ठीक है, अब एसाइक्लिक की ही हमें टॉलेंस, फेलिंग एंड बेनेडिक्ट टेस्ट चेक करनी है। चलो फ्रुक्टोज को देखिएगा, एसाइक्लिक कंपाउंड में एल्डिहाइड प्रेजेंट नहीं है, उसमें एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड नहीं है। अब उसमें एल्डिहाइड नहीं है इसलिए वो TFB टेस्ट नहीं देगा, मतलब नेगेटिव TFB टेस्ट देगा। फ्रुक्टोज नॉट गिव्स टॉलेंस, फेलिंग एंड बेनेडिक्ट टेस्ट, क्योंकि उसमें एल्डिहाइड नहीं है। ठीक है, चलो अब फ्रुक्टोज का हावर्थ स्ट्रक्चर देखिएगा। जो हावर्थ स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया था ना, हावर्थ स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिएगा। आपकी पेन उसके एनोमेरिक कार्बन पे रखिएगा, एनोमेरिक कार्बन पे। सबसे पहले वो रिड्यूसिंग है, नॉन रिड्यूसिंग है, वो हम चेक करते हैं। देखिएगा साइक्लिक स्ट्रक्चर में एनोमेरिक कार्बन पे OH या तो H या तो OH एंड CH2OH, उसमें एनोमेरिक कार्बन पे OH एंड CH2OH है। अब उसमें OH एंड CH2OH है इसलिए वो जो है वो रिड्यूसिंग शुगर कहा जाएगा। फ्रुक्टोज क्या है? रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, अब उसमें ही रखिएगा, सामने ही रखिएगा, आपके सामने ही रखिएगा वो हावर्थ स्ट्रक्चर। फ्रुक्टोज का हावर्थ स्ट्रक्चर सामने ही रखिएगा, उस पर पेन रखिएगा, एनोमेरिक कार्बन भी पेन रखिएगा। हमें तो एनोमेरिक कार्बन चेक करना है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है ना। चलो उसमें एनोमेरिक कार्बन पे OH तो है मगर CH2OH है, दूसरा H नहीं है। हमें तो टॉलेंस, फेलिंग, बेनेडिक्ट के लिए OH एंड H चाहिए। अब OH एंड H नहीं है, देखिएगा उसमें तो OH एंड CH2OH, इसलिए वो TFB टेस्ट नहीं देगा, उसमें एब्सेंट है। OH एंड H एब्सेंट है एनोमेरिक कार्बन पे, वो TFB टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, TFB टेस्ट के लिए तो चलो ग्लूकोज के, फिर से ग्लूकोज के हावर्थ स्ट्रक्चर में आ जाइए, पेज घुमाइएगा। ग्लूकोज के हावर्थ स्ट्रक्चर, वो एनोमेरिक कार्बन पे आप पेन रख दीजिएगा, एनोमेरिक कार्बन पे। ग्लूकोज के हावर्थ स्ट्रक्चर में एनोमेरिक कार्बन पे OH एंड H है, OH एंड H है, इसलिए वो TFB टेस्ट देगा। कैसे चेक करना है पता चल गया? चलो इसको नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। आज कहां पे हमने स्टार्ट किया था? आज हमने जो स्टार्ट किया था ना, वो ये सुक्रोज से स्टार्ट किया था। देखिएगा सुक्रोज, ध्यान से देखिएगा। सुक्रोज में अब ये डाइसैकेराइड जो है ना, डाइसैकेराइड, उसमें एनोमेरिक कार्बन 2 होते हैं। ये वाला भी एनोमेरिक कार्बन है, ये वाला भी एनोमेरिक कार्बन है। सुक्रोज डाइसैकेराइड में 2 एनोमेरिक कार्बन। आपको ये नहीं चेक करना, ये तो हमने आफ्टर हाइड्रोलिसिस के लिया। सुक्रोज तो ये है, ये थोड़ी ना सुक्रोज है, सुक्रोज तो ये है। 2 एनोमेरिक कार्बन, एक यहां पे है, दूसरा यहां पे है, दोनों को चेक करना है। चलो सबसे पहले ये रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है। अब ये स्ट्रक्चर तो साइक्लिक है, साइक्लिक में रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग के लिए आपको एनोमेरिक कार्बन पे OH एंड H या तो OH एंड CH2OH चाहिए। चलो पहले में ये 2 एनोमेरिक कार्बन है, इसलिए 2 एनोमेरिक कार्बन को चेक करना होगा। इस पे H तो है मगर OH नहीं है। फिर से इसमें H तो है मगर यहां पे OH, एल्कोहल नहीं है, तो ईथर बन गया। चलो अब इसको चेक कीजिएगा, इसमें CH2OH तो है मगर OH नहीं है, कोई भी प्रेजेंट नहीं है, इसलिए जो सुक्रोज है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ये जो है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और आपको मैं बता दूं, जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है ना, वो TFB टेस्ट नहीं देगा, नेगेटिव TFB टेस्ट, नेगेटिव TFB टेस्ट देगा वो, TFB टेस्ट। मतलब ये ना तो टॉलेंस देगा, ना तो फेलिंग देगा, ना तो बेनेडिक्ट, क्योंकि उसके लिए पहले तो जो
रिड्यूसिंग नहीं है ना, नॉन रिड्यूसिंग है ना, उसको तो टीएफबी टेस्ट चेक करनी नहीं है, क्योंकि नॉन रिड्यूसिंग होती है वो तो कभी टीएफबी टेस्ट देगी ही नहीं, क्योंकि इस पे H है, OH नहीं है। इस पे तो H और OH दोनों में से कोई भी है ही नहीं। सुक्रोज एक ही ऐसी है डाइसैकेराइड में, हमने जो पढ़ा है उसमें से, कि जो रिड्यूसिंग नहीं है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि उसके एनोमेरिक कार्बन पे H है मगर OH नहीं है, यहां पे CH2H है मगर OH नहीं है, दोनों एनोमेरिक कार्बन ब्लॉक हो गए इसलिए, और वो टीएफबी टेस्ट भी नहीं देगा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, हम मान लो बात करें माल्टोज की, बात करें अल्फा माल्टोज या तो बीटा माल्टोज, किसी की भी बात कर ले। ये वाला एनोमेरिक कार्बन तो ब्लॉक हो गया है, एनोमेरिक कार्बन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में चला गया है, यहां पे H है मगर OH नहीं है। चलो इसकी तो बात छोड़ ही दीजिएगा, यहां पे दो एनोमेरिक कार्बन होते हैं, ये स्ट्रक्चर में एनोमेरिक कार्बन यहां पे है, ये वाले स्ट्रक्चर में एनोमेरिक कार्बन यहां पे है। अब यहां पे देख लीजिएगा OH एंड H प्रेजेंट है, इसलिए ये जो है रिड्यूसिंग शुगर है, ये जो है वो रिड्यूसिंग शुगर है, और ये पॉजिटिव TFB टेस्ट देगा, ये पॉजिटिव TFB टेस्ट देगा, ये पॉजिटिव TFB टेस्ट देगा ये, क्योंकि उसके एनोमेरिक कार्बन पे OH एंड H प्रेजेंट है इसलिए। चलो नेक्स्ट, लैक्टोज की यदि बात करें हम, लैक्टोज की बात, चलो ये तो ब्लॉक हो गया, ये वाला, ये स्ट्रक्चर का एनोमेरिक कार्बन ये वाला है, लैक्टोज में ये तो फ्री पड़ा है। अब ये एनोमेरिक कार्बन पे OH एंड H है, यहां पे OH एंड H प्रेजेंट ऑन एनोमेरिक कार्बन, प्रेजेंट ऑन एनोमेरिक कार्बन, सो ये जो है वो रिड्यूसिंग शुगर है, और यहां पे H एंड OH प्रेजेंट है, इसलिए ये TFB पॉजिटिव टेस्ट देगा, टॉलेंस बेनेडिक्ट फेलिंग पॉजिटिव टेस्ट देगा ये लैक्टोज भी, चाहे वो अल्फा हो बीटा हो, दोनों एनोमेरिक कार्बन में से कोई एक फ्री होना चाहिए। यदि दोनों ब्लॉक है, दोनों में कुछ नहीं है, दोनों ब्लॉक हो गए, तब वो नॉन रिड्यूसिंग है, मगर दोनों में से कोई एक फ्री है। ऐसा मत बोलिएगा ये आधा नहीं देगा और आधा देगा, ऐसा नहीं बोलना है आधा देगा और आधा नहीं देगा, देगा तो पूरा ही देगा, कोई एक ही हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब ये जो कंडीशन है रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग की, जो हमने कंडीशन पढ़ी, इसको एक बार उतार लीजिएगा, इसको परफेक्ट एक बार उतार लीजिएगा, कंडीशन ऑफ रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर, और दूसरा जो है इसको भी परफेक्ट उतार लीजिएगा, कौन जो है टॉलेंस देगा, फेलिंग देगा, बेनेडिक्ट टेस्ट देगा, और इसकी कंडीशन जो है वो क्या रहेगी, ठीक है। सो इसको भी एक बार उतार लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें कैसे हम निकाल सकते हैं, इसमें डाइसैकेराइड में रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया जाता है, वो आपको अच्छी तरह से आई होप कि पता चल गया होगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉलीसैकेराइड पढ़ेंगे, स्टार्च और ये सेल्यूलोज वाला काम पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर जो सारे हैं बहुत ईजी है। अब वो पॉलीसैकेराइड के स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आओ जो, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, મળીએ नेक्स्ट लेक्चर में।